हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का रिमेनिंग पार्ट कवर करने वाले हैं। बैंकिंग के पोर्शन को अपने पूरी तरह से इससे पहले वाले पार्ट में कवर कर लिया था और अब हम रिमेनिंग पार्ट को भी कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर को पैक कर देंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंश्योरेंस। बेटा इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी के रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। किसके बदले में? एक फिक्स्ड अमाउंट के बदले में, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रीमियम। समझो, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके सभी मेडिकल एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। उसके बदले में आप क्या दोगे उन्हें? एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है बेटा, आप प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है, जिसके बदले में आपका जो भी खर्चा होगा मेडिकल एक्सपेंस पूरे साल में वो कौन बेयर करेगा? आपकी इंश्योरेंस कंपनी। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी का रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, किसके बदले में? प्रीमियम, एक फिक्स सम के बदले में। क्लियर हो गया बेटा? बहुत बढ़िया बेटा। आपको पता है जो हमारे पास बिजनेस है, बिजनेस में कितने रिस्क होते हैं, राइट? तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क होता है एक, ठीक है, जिसको कवर करता है कौन? आपका इंश्योरेंस। ठीक है भैया, बिजनेस के जितने भी रिस्क है उसको कवर किया जा सकता है अलग अलग अमाउंट का प्रीमियम पे करके, जैसे फायर इंश्योरेंस, ठीक है, एम्प्लॉयज का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, बहुत सारे हर तरह के इंश्योरेंस है। क्लियर? चलिए, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा इंश्योरेंस के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ। क्या मतलब है इसका ऑलमोस्ट गुड फेथ? कि भैया जो पार्टीज है किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, एक इंश्योरर और एक इंश्योर, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है? गुड फेथ है। मतलब दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी छुपाया नहीं है, ठीक है, हर इंपॉर्टेंट फैक्ट एक दूसरे को बताया हुआ है, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ। कि भैया दोनों का विश्वास है, एक दूसरे पर विश्वास करके चल रहे हैं कि हमने कुछ भी छुपाया नहीं है, ठीक है। इट मीन दैट नो मटेरियल और इंपॉर्टेंट फैक्ट शुड बी कंसील्ड बाय बोथ द पार्टी टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन है, कुछ भी छुपाया नहीं गया। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा जो आपको पता होना चाहिए वो छुपाया नहीं गया आपसे। जैसे समझो मेरी बात को, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे ना तो उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछेगी कि भैया आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, तो आपको बताना है। अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपको डिस्क्लोज करनी है कि हाँ जी मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर डिस्क्लोज नहीं करोगे तो क्लेम के टाइम में प्रॉब्लम आएगी। भाई कंपनी बोलेगी आपने मुझे सच सच बताया नहीं, बात आपको बताना चाहिए था ना कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि भैया जितनी आपकी मेडिकल हिस्ट्री होगी उसके हिसाब से तो वो प्रीमियम लेंगे ना, उसके हिसाब से रिस्क कवर करेंगे ना। अरे बस समझ में, तो आपको हर चीज डिस्क्लोज करनी है। क्लियर? दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इट मीन्स दैट there must be such a relationship between the insured and the subject matter of insurance। भैया जिस चीज का आपने इंश्योरेंस कराया है उसका आपसे कुछ रिलेशन होना चाहिए। पता लगे आपने पड़ोसी के घर में इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस, और आग लगा दी उसके घर में, क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? नहीं यार, आपको कोई रिलेशन ही नहीं है पड़ोसी के घर से। समझ में आ रही है बात? तो देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, कि भैया उसके जो लॉस से आपको लॉस हो रहा है उसकी सेफ्टी जो है उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, तभी तो रिलेशन हुआ है आपके और उस सब्जेक्ट मैटर के बीच में। भी आप अपने घर का इंश्योरेंस कराओगे, ठीक है, पड़ोसी के घर से क्या मतलब है आपको? आई बात समझ में? तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, देयर मस्ट बी इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि भैया जो इंश्योरेंस हो रहा है ना वो आपके लॉस को कवर करने के लिए किया जा रहा है, आपको प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। कि पता लगे आप भैया आपने किसी चीज का आपने इंश्योरेंस कराया और उसको खुद ही आपने आग लगा दी और फिर इंश्योरेंस कंपनी से आप क्या ले रहे हो? उसका बेनिफिट ले रहे हो। नहीं, इस तरह से नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, मिलेगा नहीं, फिर केस चलते रहेंगे, बहुत गड़बड़ है। आप इंश्योरेंस करा रहे हो किसके लिए? केवल और केवल लॉस को कवर करने के लिए, नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे इंश्योरेंस। समझ में आ गई बात? चलिए अगला है हमारे पास प्रॉक्सिमेट कॉज। क्या कहता है बेटा? कभी कभी ना जो लॉस हो रहा है वो दो या दो से ज्यादा कॉज की वजह से होता है, ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा कॉज की वजह से होता है। तो एक कॉज होता है प्रॉक्सिमेट कॉज और एक होता है रिमोट कॉज। प्रॉक्सिमेट मतलब क्या है? जो डायरेक्ट कॉज है जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ है, ठीक है ना, उस लॉस को कंसीडर किया जाएगा हमेशा डोमिनेंट
और इफेक्टिव कॉज जो भी होगा ना उस चीज का, उस लॉस का, उसी को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिमोट कॉज के लिए कभी भी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो लायबल नहीं होती। समझो, एग्जांपल समझो, क्या हुआ, भूकंप आया। ठीक है, अब भूकंप आने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी, आग लगने की वजह से आपका लॉस हुआ, बट आपने जो इंश्योरेंस कराया था वो कराया था केवल फायर इंश्योरेंस। ठीक है, अब उसका मेन कॉस्ट क्या था आपके लॉस का, भूकंप का आना, है ना, अर्थक्वेक का आना, तो वो इसका प्रॉक्सिमेट कॉज है, और रिमोट कॉज कौन सा है, फायर। तो भैया क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, नहीं देगी यार, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉज नहीं है। समझ में आ गई बात। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब क्या होता है, it means that if the insured compensate the insured person, then all the right related to the subject matter of the insurance get transferred to the insurer। अगर कंपनसेशन मिल गया इंश्योर्ड को इंश्योरर द्वारा, ठीक है, तो जितना भी सब्जेक्ट मैटर बचा हुआ है उस पर राइट होगा किसका, इंश्योरर का। समझो, आपने क्या करा, अपनी फैक्ट्री में जितने भी गुड्स है ना उन सबका आपने क्या कराया, फायर इंश्योरेंस कराया, किसी दिन से आग लग गई, आग लगी, आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेशन दे दिया, ये आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो, लो भी आपको कंपनसेशन, आपको कंपनसेशन मिल गया। अब कुछ जला हुआ कटा फटा सामान बचा हुआ है, तो वो क्या आपका है, नहीं, अब वो सामान जो है किसका है, इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने उन सामान के लिए आपको कंपनसेट कर दिया। समझ गए बात को। चलो, अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कभी कभी क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए, ठीक है, जो इंश्योर्ड होता है ना वो 2-3 जगह से इंश्योरेंस करा लेता है। ठीक है, लाइफ के लिए तो हो नहीं सकता, लाइफ इंश्योरेंस तो एक ही जगह पे होता है, बाकी किसी चीज के लिए क्या होता है, एक से ज्यादा लोगों से आपने कर लिया, इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है, तो जो एक्चुअल लॉस होगा ना बेटा उसको शेयर किया जाएगा, वो लोग जो एक्चुअल लॉस को शेयर करेंगे। समझो कैसे, से मान लो आपने ना एक कंपनी से इंश्योरेंस कराया कितने का, 10 लाख का, और एक से कराया 5 लाख का, आपका जो लॉस हुआ वो हुआ 7.5 लाख का। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि भैया 5 लाख इससे ले लेता हूँ, 7.5 लाख इससे ले लेता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी वाले पागल है क्या, नहीं। अब आप ये जो लॉस हुआ है आपका वो कैसे कवर करोगे, इसकी रेशियो में 2:1, 2:1 है ना। ठीक है, तो ये देगा आपको 5 लाख और ये देगा आपको 2.5 लाख। क्लियर हो गया। अगला आता है बेटा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। It means that the insured should try to minimize the loss of the subject matter of the insurer even if it is insured। भैया आपने इंश्योरेंस करा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना लॉस हो रहा है तो देख रहे हो खड़े होके, लॉस होने दो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी, नहीं, आपको अपने लॉस को हमेशा कम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आग लग रही है सामान पे तो भैया फायर ब्रिगेड को बुलाओ, उस आग को बुझाने की कोशिश करो, ये नहीं कि इंश्योरेंस है जलने दे पैसा तो आ ही जाएगा, नहीं। समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब आता है बेटा हमारे पास टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किन तरह के होते हैं। पहला आता है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या है, यहाँ पे आप लाइफ का इंश्योरेंस करा दो, तो भैया आप एक सम पे कर रहे हो, ठीक है, किसको, इंश्योरर को, कि भैया कोई भी इवेंट होता है मेरी लाइफ से रिलेटेड, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक अमाउंट पे करोगे, किसके बदले में, जो मैं आपको एक प्रीमियम पे कर रहा हूं, जो मैं लमसम अमाउंट पे कर रहा हूं या फिर पीरियडिकली पे कर रहा हूं, ठीक है, उसके बदले में मेरी लाइफ को कुछ भी होता है, तो उस केस में आप मेरे लीगल हायर्स को, ठीक है, जो मेरे बच्चे वगैरह है, मेरी फैमिली में जो भी मेरा नॉमिनी होगा, उसको आप ये अमाउंट पे कर दोगे, या तो उस टाइम पे करोगे, या मुझे कुछ नहीं हुआ तो जो मेरा जितने पीरियड के लिए मैंने आपसे वो करा रखा है, उस पीरियड के एक्सपायर होने पे वो सर्टेन अमाउंट जो है आप मुझे पे कर दोगे। अगली बात समझ में, तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर हो गया। चलिए, तो लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहले क्या क्या चीजें होती है बेटा, मेन एलिमेंट कौन से होते हैं, इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस में जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स होते हैं ना वो सारे लाइफ इंश्योरेंस में भी होने चाहिए। इट मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा वैलिड होना चाहिए। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ। बेटा गुड फेथ तो होना चाहिए, सबको डिस्क्लोज करोगे आप उसमें, ठीक है। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिसका आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि भाई किसी चलते फिरते आदमी का लाइफ इंश्योरेंस कराया, उसे मार दिया, उसके पैसे ले लोगे आप, नहीं ना, ठीक है, ठीक है। इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बेटा किसी की लाइफ की क्या वैल्यू लगाओगे, नहीं ना, तो ये तो फिक्स सम ऑफ अमाउंट, जितने अमाउंट के लिए आपने कराया वो आपको पे हो जाएगा। ऐसा ना कि इस बंदे की इतनी वैल्यू थी तो इतना अमाउंट मिलेगा आपको, नहीं, तो इंडेमनिटी वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए,
अब टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं? पहला आता है होल लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है, आपने जो अमाउंट पे करा है, ठीक है, वो डेथ से पहले पे नहीं होगा, ठीक है, आपके लीगल हायर को ही पे किया जाएगा जब आप मर जाओगे तो, ठीक है। चलिए अगला आता है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, जो सम आपने कराया है, जो सम अश्योर्ड जो आपने कराया है, ठीक है, तो फुल पेमेंट जो है वो कब होगी, या तो पॉलिसी कंप्लीट हो जाए या उससे पहले आपकी डेथ हो जाए, ठीक है। चलिए अगला जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यहाँ पे क्या होता है, पॉलिसी ली जाती है दो या दो से ज्यादा लोगों की लाइफ की साथ में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ ने उन्होंने साथ में करा ली, क्लियर। एन्युटी पॉलिसी कौन सी होती है, व्हेन द पॉलिसी मनी इज पेबल मंथली। आपने एक पॉलिसी करा ली कि भाई इतने टाइम बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको मंथली अमाउंट पे करती रहेगी, जैसे पेंशन आती है ना, ऐसे आपने अपनी खुद की पेंशन बना ली, ठीक है, उसको बोलते हैं एन्युटी पॉलिसी। कि भैया आपने अब जब तक आप काम कर सकते हो 50 साल तक आपने अमाउंट जमा किया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको हर महीने एक फिक्स सम ऑफ अमाउंट पे करती रहेगी, जिससे आपका काम चलता रहे, आपका रिटायरमेंट प्लान फिक्स हो गया, समझे, क्लियर। अब ये लोग ना अलग अलग काम के लिए कराते हैं, मेनली तो लोग रिटायरमेंट के लिए कराते हैं, बाकी और चीजों के लिए भी होती है। इसके अलावा चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी भी होती है। इसमें जो है वो बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या फिर उनके मैरिज एक्सपेंस के लिए आप पहले से ही एक सम जोड़ते रहते हो, ठीक है, प्रीमियम के रूप में पे करते रहते हो, जो बाद में आपको मिल जाता है उस पर्टिकुलर इवेंट पे, ठीक है। अगला आता है बेटा हमारे पास जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस में क्या आता है, बाकी बचे हुए जितने भी इंश्योरेंस है वो सारे जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है। जैसा तुम्हारे पास फायर इंश्योरेंस, ठीक है, यहां पर क्या होता है कि भैया आप प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है, कि भैया कोई भी लॉस होगा आपको फायर की वजह से तो उसका आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। ऐसी मैरिन इंश्योरेंस होता है, यहाँ पे जो भी आपका लॉस होगा, ठीक है ना, मैरिन लॉस मतलब पानी की वजह से जो हो रहा है समुद्र वगैरह में, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई डाउट। चलिए ऐसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, बर्गर इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, हर तरह के इंश्योरेंस आजकल होने लगे हैं, ठीक है। चलिए तो इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया बेटा। अब आता है हमारे पास कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, बिजनेस का। ये कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, शॉर्ट और सिंपल, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न पार्टीज। आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज है उन सब से आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा। The communication due to which business is able to establish a link with the outside world। भाई बाहर के वर्ल्ड से आपका लिंक कैसे है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। भाई सप्लायर से बातचीत होगी, कस्टमर से बातचीत होगी, कॉम्पिटिटर को देखोगे तभी तो बिजनेस चलेगा, ऐसा बिजनेस चल जाएगा, ठीक है। आप अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन सर्विस शुड बी फास्ट। कैसे होनी चाहिए भैया, फास्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और इफेक्टिव भी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप बिजनेस वर्ल्ड की डिमांड्स को पूरा कर सको। तो पोस्टल हो गई, टेलीकॉम हो गई, ये मेन हमारी सर्विसेज होती है बिजनेस में, ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विसेज जिससे हमारे। चलिए तो अब आती है हमारे पास पोस्टल सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विस क्या होती है, जो आपका पोस्टेज और टेलीग्राम डिपार्टमेंट है, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है ये आपको पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करता है पूरी कंट्री में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिवाइड कर रखा है पूरी कंट्री को किसमें, 22 पोस्टल सर्कल्स में, ठीक है। ये सर्कल जो है वो डे टू डे वर्किंग को मैनेज करते हैं और परफॉर्म करते हैं सारी की सारी अपने फंक्शंस को, पोस्टल सर्विसेज को, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की मदद से, सब पोस्ट ऑफिस और साथ में आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस की मदद से पोस्टल सर्विसेज को मैनेज करती है कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको कौन, पोस्टल सर्विसेज। आपको पता भी नहीं, आपको लगता है केवल पोस्ट करने का काम आता है, कोरियर भेजने का काम आता है केवल पोस्टल सर्विस, नहीं, बहुत सारी सर्विसेज है, देखो एक एक करके। पहला है हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज वर इनिशिएटेड इन द पोस्ट ऑफिस ड्यू टू द लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी इन द कंट्री में बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती पूरी तरह, देखो हर जगह तक बैंक का पहुंचना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पोस्ट ऑफिस भी आपको फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो बैंक की फैसिलिटीज होती है। आप पैसा जमा कर सकते हो, वहां से लोन वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है, होता है, सारी फैसिलिटीज है। तो इसमें कौन कौन सी है, मेनली पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीएफ के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, कि आपके पापा वगैरह अगर वर्किंग है तो उनका पीएफ कटता है, उनकी सैलरी का एक अमाउंट काट लिया जाता है, ठीक है। अब वो जो अमाउंट कटता है ना, वो कहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, पोस्ट ऑफिस में। एनी एडल्ट रिजाइडिंग इन इंडिया कैन ओपन ए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस। आप अपना एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो खोल सकते हो कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। एंड इन स्पेसिफाइड बैंक्स,
बैंक्स में भी खोल सकते हैं, ठीक है। पर ये फैसिलिटी पीपीएफ की आपको कौन प्रोवाइड करता है, पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द अकाउंट होल्डर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एवरी ईयर एन अमाउंट रेंजिंग बिटवीन 500 to 1 लाख। हर साल 500 से लेके 1 लाख रुपए आप उसमें डिपॉजिट करते रहते हो। इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला, किसान विकास पत्र केवीपी, ये सेविंग स्कीम है। किसके लिए भाई, किसानों के लिए, जिसमें उनका जो पैसा है ना वो 8 साल 7 महीने में डबल हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, डबल हो जाता है। आ रही बात समझ में। विकास पत्र डज नॉट मीन दैट इट इज ओनली फॉर फार्मर, ठीक है। मेनली बनाया फार्मर के लिए किया था, बट इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, ठीक है। इट इज मीन दैट द रेवेन्यू मोबिलाइज्ड बाय दिस स्कीम विल बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम फॉर द फार्मर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया जो पैसा यहाँ से मोबिलाइज होगा, भाई लोगों ने 8 साल 7 महीने के लिए अपना अमाउंट फिक्स कर दिया, तो गवर्नमेंट का पैसा आ गया। उस पैसे का जो इस्तेमाल करेगी ना गवर्नमेंट, वो किसके लिए करेगी, किसानों के विकास के लिए। इसलिए इसका नाम दिया गया किसान विकास पत्र, ठीक है। चलिए अगला, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बेटा ये ना सिक्योरिटीज होती है किसी गवर्नमेंट की, ठीक है। कोई भी एनएससी खरीद सकता है, कहां से, पोस्ट ऑफिस से। अच्छा खासा इस पे इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जो टर्म होता है एनएससी का वो होता है 5 साल का, 5 साल के लिए। आजकल नए एनएससी आ रहे हैं जो 10 साल के लिए भी होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट और जो उस पर इंटरेस्ट मिला है वो आपको मैच्योरिटी टाइम पे मिल जाएगा, 5 साल बाद या 10 साल बाद, जितने भी टाइम का आपने परचेज किया एनएससी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद पोस्ट डिपार्टमेंट जो है वो आपको मेल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपके पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, पार्सल्स एक जगह दूसरी जगह तक पहुंचाता रहता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरह की पोस्ट होती है। पहला आता है रजिस्टर्ड पोस्ट। यहाँ क्या होता है, ये पोस्टल फैसिलिटी जिसके अंदर क्या है, ये इंश्योर किया जाता है कि मेल या तो डिलीवर होगा, नहीं तो वो वापस सेंडर के पास आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रजिस्टर चार्ज पे करके भैया आपका मेल अगर डिलीवर नहीं हुआ तो वो कहीं जाएगा नहीं, आपके पास आपके एड्रेस से वापस आ जाएगा, वो होता है रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। अगला था पार्सल पोस्ट, ठीक है। पार्सल पोस्ट, पार्सल ये स्पेसिफिक साइज के होते हैं और वेट के होते हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनली अलग अलग लोकेशन पे भेजे जाते हैं, ठीक है। पोस्टल चार्जेस जो होते हैं पार्सल के वो डिपेंड करते हैं किस पे, वेट पे, पार्सल के वेट पे, और ये बहुत रीजनेबल होते हैं, ठीक है ना। क्लियर। चार्जेस फॉर द फॉरेन पार्सल पोस्ट आर हायर देन द इनलैंड पार्सल। जो आप देश के अंदर पार्सल भेज रहे हो उसके चार्जेस कम होते हैं, अगर देश के बाहर भेज रहे हो तो थोड़े ज्यादा होते हैं, बाकी बहुत ही नॉमिनल होते हैं ये, बाकी किसी और तरीके से, ठीक है। स्पीड पोस्ट क्या होता है, ये एक सर्विस है जो फास्ट डिलीवरी के लिए बनाई गई है। यहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट जो है आपको गारंटी देता है कि अगर आपने 5 बजे से पहले पहले, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में अपना जो भी सामान है वो पहुंचा दिया है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। आई बात समझ में। अगर नहीं हुआ तो उसको रिफंड करेगा आपके अमाउंट को वो, ठीक है। और भी बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे ग्रीटिंग पोस्ट। पोस्ट ऑफिस आप क्या करते हो, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह जो अपने दोस्तों वगैरह को, रिलेटिव वगैरह को भेज सकते हो। मीडिया पोस्ट, ये एडवर्टाइजमेंट का अच्छा तरीका है, जिससे कि जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेशन क्रिएट करने के लिए जो अलग अलग कंपनीज होती है वो पोस्ट वगैरह कुछ ना कुछ भेजती रहती है। डायरेक्ट पोस्ट क्या होता है, बिजनेस यूनिट जो है वो एड्रेस्ड और अनएड्रेस्ड डायरेक्ट पोस्ट को भेजती है अपने सामान को एड्रेस करने के लिए, भी वही है, ठीक है बेटा। चलिए ईमेल, ई बिल, ये बीएसएनएल आपको पता है, बीएसएनएल जो है ना अभी भी बिल कहां से भेजता है, पोस्ट ऑफिस के जरिए, ठीक है। इंटरनेशनल मनी, आपको अगर पैसे भेजने हैं अपनी कंट्री से बाहर तो आप कैसे भेज सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अ कोलैबोरेशन बिटवीन पोस्टल डिपार्टमेंट एंड वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कोलैबोरेशन हो रखा है, जैसे यूएसएस हैज एम्बल्ड कस्टमर टू रेमिट मनी टू 185 कंट्री थ्रू अ पोस्ट ऑफिस। यूएसए ने कर रखा है 185 कंट्रीज को पैसे भेजता है वो, ठीक है। तो आप पोस्ट ऑफिस की मदद से पैसे वगैरह भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगला आता है हमारे पास टेलीकॉम सर्विसेज। इन टुडेज वर्ल्ड द ड्रीम ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड इज ओनली पॉसिबल विद द प्रेजेंस ऑफ द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो आपको क्या लगता है ये जो बिजनेस हो रहा है वर्ल्ड वाइड, जो बिजनेस हो रहा है पॉसिबल होता, नहीं होता, किसी भी आदमी पॉसिबल नहीं होता। इट इज बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। टेलीकॉम सर्विसेज है, ये बैकबोन है हर एक बिजनेस एक्टिविटी की, ठीक है। कंसीडरिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड अ विजन टू बिकम द आईटी सुपर पावर बाय द ईयर 2025। इसी विजन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भैया 2025 तक हम आईटी सुपर पावर बनना है हमें, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी वगैरह बना रहे हैं हम लोग इसकी वजह से। इट हैज डेवलप्ड न्यू टेलीकॉम पॉलिसी, तो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी बनाई गई थी 1999 में, ठीक है। एंड द पॉलिसी 2004 जो है वो भी बनाई गई है, ठीक है, हाई लेवल और यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना, पूरे देश में। तो बहुत सारी सर्विसेज होती है जो टेलीकॉम हमें प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी है एक एक करके देखते हैं। पहला, सेलुलर मोबाइल सर्विस,
दे इंक्लूड मोबाइल टेलीकॉम सर्विस लाइक वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस। आप मैसेज भेज सकते हो, ठीक है, वॉइस और नॉन नॉन वॉइस, ठीक है। डाटा सर्विस है आपके पास, पीसीओ सर्विस जो होती थी ना, ठीक है, नेटवर्क पे जो काम करती थी, ठीक है, वो इसी के अंदर आती है। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी विथ एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। तो दूसरी सर्विसेज से भी आपको डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कौन? सेलुलर मोबाइल सर्विस। यार मोबाइल से जितने भी आप सर्विस ले रहे हो आज के टाइम में, वो सारी क्या है आपकी? सेलुलर मोबाइल सर्विस। दूसरा केबल सर्विस, ठीक है, ये आपने पहले पता है ना, आपको पहले फोन होते थे, अभी भी आजकल ऑफिस वगैरह में होते हैं, जो केबल की मदद से वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, देयर लिंकेज एंड स्विच्ड, स्विच सर्विस होती है विद इन द लाइसेंस्ड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, जहाँ पे आप मीडिया सर्विसेज परफॉर्म करते हो, ठीक है। ये मेनली ना वन वे एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विस होती है। क्या होती है? वन वे एंटरटेनमेंट, जो केबल से आपका घर में सर्विसेज प्रोवाइड होती है। अगला वी सेट क्या होता है? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सर्विस। ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस होती है बेटा, ठीक है। ये हाईली फ्लेक्सिबल होती है और रिलायबल होती है, ठीक है, गांव में भी और शहरों में भी। वीसेट जो है वो एश्योरेंस प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, रिलायबल और अनइंटरप्टेड सर्विसेज, बीच बीच में बार बार ये सर्विसेज छूटती नहीं है, ठीक है। ये जो सर्विसेज है वो यूज होती है क्या करने के लिए? आपको इनोवेटिव एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे टेली मेडिसिन, मेडिसिन के कितने सारे ऐप आपके फोन पे है आज के टाइम में, ऑनलाइन न्यूज़पेपर आप पढ़ लेते हो, टेली एजुकेशन, इन सब के लिए वीसेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला डीटीएच, ये तो आपने सुना ही होगा, डायरेक्ट टू होम सर्विस, राइट। घर में आपने डीटीएच जो आपका डिश होता है वो लगा रखा होता है आपने, ठीक है। ये सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस है जो सेलुलर कंपनीज ही आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। वन कैन रिसीव मीडिया सर्विस डायरेक्टली थ्रू द सैटेलाइट। कहाँ से होती है बेटा? सैटेलाइट से होती है। अब सैटेलाइट सर्विस लेने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक डिश एंटीना लगाना पड़ता है और एक सेट ऑफ बॉक्स होता है, ठीक है, जो आप टीवी से कनेक्ट करके सारे चैनल्स को देख पाते हो, ठीक है बेटा। द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ डीटीएच सर्विस प्रोवाइड अ बकेट ऑफ मल्टीपल चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स आपको प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारे पास बेटा ट्रांसपोर्ट। जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है उसको दूर करता है आपका ट्रांसपोर्ट। भैया जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या सारा का सारा कंजप्शन वहीं हो जाएगा? नहीं ना। जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहां से दूर दूर के इलाकों में भी तो कंजप्शन होगा, वहां से हमारा सामान पहुंचेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इट इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों को, एनिमल को और सामान को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इंक्लूड लैंड, एयर एंड वाटर वे, लैंड से, एयर से, वाटर वे, हर तरीके से मूवमेंट पॉसिबल है आज के टाइम में, कंट्री के अंदर भी, कंट्री के बाहर भी। तो बिजनेस की बात करते हैं तो हम लोग हिंड्रेंस ऑफ पीपल को दूर करता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करता है कौन? हमारा ट्रांसपोर्ट, ठीक है बेटा। इट मेक गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसफर्ड इट फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन की जगह से कंजप्शन तक आपको पहुंचाता है सामान को आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, बहुत जरूरी है, क्लियर, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। अगला आता है वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या है बेटा? ये आपका हिंड्रेंस ऑफ टाइम को दूर करता है। समझो कैसे? वेयर हाउस इज अ कॉमर्शियल बिल्डिंग। होता क्या है? एक कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है जहां पे आप अपने सामान को स्टोर करते हो, ठीक है। दे आर यूज बाय द मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो यूज करते हैं इसको, इंपोर्टर्स यूज करते हैं जो बाहर से सामान मंगाते हैं, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं जो यहाँ से दूसरे देशों में सामान बेचते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, ये सब इसको स्टोर इसका यूज करते हैं क्या करने के लिए? आप अपने सामान को स्टोर करने के लिए, जब तक कि वो बिक नहीं जाता, जब तक कि सामान आपका सोल्ड नहीं होता, जब तक के लिए आप इसको क्या करते हो? इस्तेमाल करते हो। वेयर हाउस हेल्प द बिजनेसमैन टू कीप देयर स्टॉक इन सेफ कस्टडी। तो वेयर हाउस जो है हेल्प करता है, ठीक है, उनके सामान को सेफ रखने के लिए, ठीक है, डल सीजन में। इस तरीके से इट हैज क्रिएटेड टाइम यूटिलिटी, जो मैंने आपको बताया, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। समझो मेरी बात को। अब जब आपने प्रोडक्शन करा है, ठीक है, क्या सारा सामान तभी बिक जाएगा? नहीं ना, आपको वो सामान स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जब उस टाइम की, जब उस सामान की ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करोगे? सामान को बेचोगे, सिंपल सी बात है। और अगर चलो ठीक है वैल्यू नहीं भी मिल रही तो स्टॉक करके रखोगे ना, जैसे कि उसको आप पूरे टाइम बेच सको, पूरे साल बेच सको, वो सामान जो है पूरे साल अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। इनिशियली वेयर हाउस वर व्यूड एज अ स्टैटिक यूनिट फॉर कीपिंग एंड स्टोरिंग गुड्स। पहले तो ये सामान को स्टोर करने के लिए ही कंसिडर किया जाते थे, पर आज के टाइम में वेयर हाउस जो है केवल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ठीक है ना, ये आपको लॉजिस्टिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, ठीक है। ये आपको सही क्वांटिटी अवेलेबल कराता है, सही प्लेस पे और सही टाइम पे, ठीक है बेटा, और सही फिजिकल फॉर्म में और सही कॉस्ट पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है वेयर हाउस डे बाय डे।
ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है ना यार, सारा सामान एक टाइम पे तो नहीं बिक जाएगा, और उसकी जरूरत तो पूरे साल होगी। वो कैसे अवेलेबल हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउस। ठीक है, चलिए फंक्शंस क्या होते हैं बेटा वेयर हाउस के, मैंने आपको बताया। पहला तो है स्टोरेज, ये स्टोर करता है। ठीक है, आपके जो भी सरप्लस है जो टाइम पे बिका नहीं है, ठीक है, उसको आप इसको स्टोर कर सकते हो कहाँ पे? अपने वेयर हाउस में। क्लियर? जब भी जरूरत होगी तब उसको सप्लाई कर दिया जाएगा कस्टमर्स को। ठीक है, अगला प्राइस स्टेबिलाईजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान समझना। वेयर हाउस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबिलाईजेशन। प्राइस स्टेबिलाईजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज अचीव बाय क्रिएटिंग द टाइम यूटिलिटी बाय वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की मदद से आप टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हो। ठीक है, find the price of goods when their supply is in advance and rise in the price during the slack season are avoided। इससे क्या कर सकते हो आप? जो प्राइस की कमी आ रही है और जो कभी कभी कीमतें बहुत बढ़ जाती है उसको अवॉइड कर सकते हो। समझो कैसे होता है। मानो जब आपका प्रोडक्शन हुआ, आपने कोई क्रॉप हो गई, ठीक है, उसका आपका प्रोडक्शन हुआ, उस सीजन में ही तो उस क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, अब सप्लाई बहुत ज्यादा है पर डिमांड कम है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? चीजों की कीमतें कम हो जाएगी। कि भाई बेचने वाले बहुत सारे हैं, खरीदने वाले बहुत कम है, तो सस्ते रेट में बेच देंगे। बट जैसे ही वो सीजन खत्म हो गया, डिमांड तो उस चीज की बाद में भी रहेगी, तो उस टाइम पे प्रोवाइड करने वाले कम हो जाएंगे और डिमांड करने वाले होंगे, तो उसकी चीज की प्राइस बढ़ जाएगी। यही कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? सामान को स्टोर करके रखते हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए और कम ना हो जाए। गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। बाकी वेयर हाउस की मदद से ही इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो प्राइस कंट्रोलिंग पॉलिसी जो है वो प्रोवाइड करता है आपको कौन? वेयर हाउस। ठीक है, सो दैट्स इट विद आवर टॉपिक। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपका भाई आपके डाउट को क्लियर कर देगा। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के लिए आपके भाई का चैनल हमेशा अवेलेबल है, आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो कि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। सिंपल और रियल लाइफ से रिलेट कर ही हम हर टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।